हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इस वीडियो से पहले आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। और सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस सारे सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। बट इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हो, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही पैरेलली कनेक्ट हैं एक एसी सोर्स से, लेकिन इस सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस कहीं पे भी नहीं है। सो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट हो और ब्लॉक कर दें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट को। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यू नो दैट जो एसी सर्किट होता है उसके लिए हमारे पास EMF की जो इक्वेशन होती है दैट इज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर E इज द instantaneous value of alternating EMF, E naught is the peak value of alternating EMF, omega is the phase angle and omega is the angular frequency and omega t is the phase angle. एंड यू नो दैट जब आपने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जब एक एसी सोर्स से सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट होता है, जब एक एसी सोर्स से सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट होता है, तो करंट की वैल्यू कब लीड करती है बाय अ फेज एंगल बाय π/2 और कब लैग करती है। सो जब करंट इंडक्टर के थ्रू पास आउट होगा तब उसकी वैल्यू वोल्टेज से लैग करेगी बाय एंगल π/2। करंट की वैल्यू इंडक्टर के केस में आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और हम इसके अंदर बात करें तो IL की वैल्यू EMF अपॉन में XL कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई। EMF की वैल्यू आपको पता है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में XL। लेकिन जब करंट इंडक्टर के थ्रू पास आउट होता है तब वो लैग करता है बाय फेज एंगल π/2 वोल्टेज से। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज IL इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन में XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। लैग कर रहा है इसीलिए माइनस π/2, लीड करता तो प्लस π/2 होता। और यहाँ पे XL है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और सिमिलरली जब करंट कैपेसिटर के थ्रू पास आउट होगा तब करंट की वैल्यू लीड करेगी बाय वोल्टेज से बाय फेज एंगल π/2, लीड करती है। उस केस में हम प्लस π/2 करते हैं। तो करंट की जो इक्वेशन होगी दैट इज IC इज इक्वल्स टू E अपॉन में XC। E की वैल्यू आपको पता है EMF की वैल्यू दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन XC, और लीड कर रहा है इसलिए π/2 उसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई दैट इज IC इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एंड हेयर XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो जो टोटल करंट इस सर्किट के थ्रू पास आउट हुआ, आप देख सकते हो AC सोर्स से करंट आई मिला। जब ये करंट यहाँ तक पहुँचा तो इस टर्मिनल के ऊपर इसको डिवाइड होना पड़ा, क्योंकि कैपेसिटर से भी पास आउट होना है और इंडक्टर से। और पैरेलल के केस में करंट डिवाइड हो जाता है, जबकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम रहती है। सेम अमाउंट ऑफ करंट सभी अप्लायंस के थ्रू पास आउट होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है उसको डिनोट कर दिया IC से, और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ डिनोटेड बाय IL। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एड अप, मतलब IC प्लस IL। और हमने जितना करंट दिया था विच इज़ इक्वल्स टू I, वही हमें अमाउंट ऑफ करंट वापस मिल जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, करंट ज्वाइन हो जाएगा। सो टोटल करंट की बात हम जब करें तो इनका एडिशन हो जाएगा, मतलब करंट थ्रू इंडक्टेंस प्लस करंट थ्रू कैपेसिटेंस। दोनों की वैल्यूज़ हमने अभी निकाली और उन दोनों ही वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज़ E नॉट अपॉन में XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस E नॉट अपॉन में XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इन दोनों वैल्यूज़ में आप देख सकते हो पीक वैल्यू ऑफ EMF दोनों सेम है, उसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ ये इक्वेशन में बच जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2 अपॉन XL और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 अपॉन में XC। एंड यू नो दैट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस साइन π/2
माइनस ओमेगा टी, क्योंकि जब ये रिवर्स होगा साइन, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, मतलब यही इक्वेशन बन जाएगी आपके पास माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एंड साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा मतलब इतना कहीं एंगल, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेंजेंट सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज़ साइन, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, जब हमारे पास ओड मल्टीपल हो मीन्स 180/2, पाई की वैल्यू 180 है, 180/2 मतलब 90। अगर साइन के साथ यहाँ पे जब एंगल चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो वैल्यू चेंज हो जाती है कॉस मल्टीपल में, कॉस ओमेगा टी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यही वैल्यू अगर ये होती साइन 180 माइनस ओमेगा टी, जब इवन मल्टीपल होता है तो साइन साइन ही रहता है, साइन ओमेगा टी हो जाता। लेकिन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन ओमेगा टी हो जाता। लेकिन जब ओड मल्टीपल हो तब वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज, साइन कॉस में बदल जाएगा। सो ये हमारे पास साइन था, इसका मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, एंड साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल गया, कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, एक ही बात है। और यहाँ पे भी क्या है, ओड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये भी क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन में एक्स सी। अब हमारे पास यहाँ से कॉस ओमेगा टी सेम है, बस साइन चेंज है, तो कॉस ओमेगा टी को बाहर लिख लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, -1/XL प्लस 1 में XC। तो इसको हम रिवर्स करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस को इधर की साइड और पॉजिटिव को इधर, तो 1/XC माइनस 1 में XL। सो इफ़ अगर ये दोनों इज इक्वल्स टू 0 हो जाएं, मीन्स ये इस इधर साइड राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 1/XC किसके बराबर हो जाएगा, 1/XL के बराबर, और इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो XL इज इक्वल्स टू XC के बराबर हो जाएगा। और जब XL XC के बराबर हो गया तो यू नो दैट XL दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2π/μL, और XC जो कैपेसिटिव इन रिएक्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज़ 1/2π/μC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4π² और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2π√में जो कि ऑसिलेशन की भी फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर्किट की, और जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और डिनोट करते हैं μr से। सो एट रेजोनेंस टेक्स प्लेस जब म्यू इज इक्वल्स टू μr के बराबर हो जाएगा, तो 1/XC माइनस 1/XL 0 के इक्वल है, वो हमने अभी बोला है। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी 1/XC माइनस 1/XL। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक ऐसा सर्किट जब कैपेसिटिव और इंडक्टेंस दोनों ही कनेक्ट हो पैरेलली, और एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वो करंट को ब्लॉक कर दे मीन्स करंट की वैल्यू 0 हो जाए, उस सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और जब हमने इसको 0 के इक्वल माना तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आई, और वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो जब मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो I इज इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी, और ये वैल्यू जो है 0 के बराबर, समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो सर्किट ब्लॉक कर देगा करंट को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दैट इज μr, उसी सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और ये सर्किट रिजेक्ट करता है ये सर्किट करंट को रिजेक्ट करता है, इसीलिए हम इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट और फिल्टर सर्किट बोलते हैं, या फिर एंटी रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते थे, क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू देता था।
और पैरेलल सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू 0 दे रहा है, मतलब करंट को ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए इस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट और फिल्टर सर्किट या फिर एंटी रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। और ये सर्किट जनरली रेडियो टेलीविज़न सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ होता है। और जैसे कि सीरीज़ के केस में हमारे पास ग्राफ इस तरीके का आया था, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मैक्सिमम। बट इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या है, 0। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड रेजोनेंस frequency, and which gives the value of current which is equals to 0 at resonance frequency. So this is all about parallel resonance circuit.